सोचिए जरा, आपकी पूरी जिंदगी, आपका करियर, आपकी आजादी, सब कुछ एक कानूनी दांवपेच में फंसकर रह जाए तो? आज हम एक ऐसे ही प्रोफेसर की कहानी में गहरे उतरेंगे, जिनकी दुनिया एक गिरफ्तारी के बाद मानो एक झटके में हमेशा के लिए बदल गई। और ये कहानी सिर्फ एक इंसान के संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक गिरफ्तारी ने उनकी जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया। फिर बात करेंगे उन नैतिक सवालों की जो ये मामला उठाता है। इसके बाद उनके सामने मौजूद 3 रास्तों को समझेंगे। और हाँ, महान विचारकों की नज़र से भी इस दुविधा को देखेंगे। और फिर आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक अकेला मामला हमारी पूरी व्यवस्था के बारे में क्या कहता है। कहानी शुरू होती है साल 2020 में। एक गिरफ्तारी, बस यही वो एक घटना थी जिसने इस जाने माने प्रोफेसर की जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। हाँ, उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन जेल से जो शख्स बाहर आया वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। ऐसा लगता है जैसे उनकी जिंदगी 2 हिस्सों में बढ़ गई हो, गिरफ्तारी से पहले की जिंदगी और उसके बाद की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी बाधित जीवन की। आखिर जब न्याय में देरी होती है तो उसकी मानवीय कीमत क्या होती है? आइए इस प्रोफेसर की जिंदगी में झांककर देखते हैं। जरा तस्वीर देखिए, एक ऐसा शानदार प्रोफेसर जिसने देश का एक बड़ा बिग डेटा प्रोग्राम शुरू किया था। आज उनका करियर पूरी तरह से रुका हुआ है। वो कहीं आ जा नहीं सकते, जबरदस्त मानसिक दबाव झेल रहे हैं। भविष्य के जो सपने थे वो सब टूट चुके हैं। मतलब एक इंसान जो हमेशा एक्टिव रहता था, आज उसकी दुनिया एक छोटी सी जगह में सिमट कर रह गई है। अब जैसा मैंने पहले कहा, ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है। ये मामला कुछ बहुत ही बुनियादी नैतिक सवाल खड़े करता है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि यहाँ दांव पर असल में लगा क्या है। देखिए, यहाँ कई नैतिक पेंच हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो व्यक्तिगत आज़ादी का है, जिसका हनन हो रहा है। और ये तो हम सब जानते हैं कि देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है। फिर है उनके करियर का नुकसान, रोजगार का जाना और वो मानसिक और भावनात्मक चोट जो उन्हें पहुंची है। ये सब देखकर सवाल उठता है कि भाई, ऐसे में सरकार या राज्य की क्या जिम्मेदारी बनती है और समाज को क्या करना चाहिए। इस पूरे मामले का असर ना एक तालाब में फेंके गए पत्थर जैसा है, जिसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं। मतलब इससे सिर्फ प्रोफेसर ही प्रभावित नहीं है। सोचिए, उनका परिवार, उनका इंस्टीट्यूशन और उनके स्टूडेंट्स, जांच करने वाली एजेंसियां, हमारी न्यायपालिका और हम सब, यानी पूरा समाज, हर कोई इसका हिस्सा है। हर कोई एक हितधारक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ऐसी मुश्किल घड़ी में प्रोफेसर साहब के पास आखिर रास्ते क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो उनके सामने 3 विकल्प नजर आते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों पर बात करते हैं। देखिए, पहला रास्ता है कि वो चुपचाप हालात को स्वीकार कर लें और धीरे धीरे अपनी जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश करें। फायदा ये कि टकराव से बचेंगे, पर नुकसान, अन्याय तो जारी रहेगा और मानसिक पीड़ा भी। अच्छा, दूसरा रास्ता है कानूनी लड़ाई का। अपने मौलिक अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ें। ये एक मिसाल भी कायम कर सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं ये प्रक्रिया बहुत लंबी और तनाव भरी हो सकती है। और फिर है तीसरा रास्ता, शिक्षा जगत के जरिए अपनी बात को पब्लिक में ले जाएं। इससे क्या होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी, न्याय के लिए जनता का दबाव बनेगा। लेकिन हाँ, इसमें एक खतरा भी है कि कहीं ये पूरा मुद्दा राजनीतिक ना बन जाए। अब ये दुविधा तो बहुत बड़ी है, तो इसे सुलझाने के लिए क्यों ना हम कुछ महान विचारकों से मार्गदर्शन लें। देखते हैं कि अलग-अलग नैतिक सिद्धांत इस स्थिति को कैसे देखते हैं। सबसे पहले गांधी जी के विचार। उनका मानना था कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन शांति और सच के रास्ते पर चलकर। तो गांधीवादी नजरिए से प्रोफेसर को चुप नहीं बैठना चाहिए, उन्हें संघर्ष करना चाहिए, शायद कानूनी रास्ता अपनाकर या अपनी बात लोगों तक पहुंचाकर, लेकिन बिना किसी हिंसा के। अब बात करते हैं कांत के नैतिक सिद्धांत की। कांत के लिए सबसे ऊपर है इंसान की गरिमा। उनका कहना था कि किसी भी इंसान की गरिमा का उल्लंघन करना अपने आप में ही गलत है। तो इस केस में प्रोफेसर की आज़ादी छीनना और उनका करियर रोकना, ये उनकी गरिमा का अपमान है। और कांत के हिसाब से ये नैतिक रूप से बिल्कुल गलत है, चाहे नतीजा जो भी हो। फिर आता है उपयोगितावाद। ये सिद्धांत कहता है कि वो काम सही है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो।
तो इस नजरिए से सोचें, एक काबिल प्रोफेसर को काम करने से रोकने में किसका फायदा है? किसी का नहीं, बल्कि समाज का नुकसान है। अगर उन्हें काम पर लौटने दिया जाए तो इससे न सिर्फ उनका भला होगा, बल्कि उनके स्टूडेंट्स और पूरे समाज को फायदा पहुंचेगा। और आखिर में रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि न्याय का मतलब है सबके साथ बराबरी और निष्पक्षता, खासकर उनके साथ जो समाज में कमजोर स्थिति में है। इस वक्त प्रोफेसर एक वंचित और कमजोर स्थिति में है, तो रॉल्स के मुताबिक सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि वो उनके अधिकारों की रक्षा करे और ये सुनिश्चित करे कि उनके साथ पूरा न्याय हो। तो इन सभी महान विचारकों की बातों को सुनने के बाद तस्वीर थोड़ी साफ होती है। अब चलिए इन सारे नजरियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि सबसे सही रास्ता आखिर क्या हो सकता है। इन सभी बातों को मिलाकर देखें तो एक संतुलित रास्ता सबसे बेहतर लगता है। सबसे पहला कदम कानूनी मदद लेना। अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए कानूनी तौर पर लड़ना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपना अकादमिक काम जारी रखना। जितनी भी मुश्किलें हों, अपने ज्ञान से समाज को फायदा पहुंचाते रहना चाहिए। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, इस लड़ाई में अकेले नहीं पड़ना। अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों का पूरा सपोर्ट लेना। और अब आखिर में चलिए इस एक केस से थोड़ा ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक प्रोफेसर की नहीं है, ये एक तरह से हमारी पूरी न्याय व्यवस्था पर ही एक मुकदमा है। तो इसके बड़े मायने क्या हैं? बात बिल्कुल साफ है, और वो ये कि न्याय प्रणाली को तेज, न्यायपूर्ण और मानवीय होना चाहिए, क्योंकि जब न्याय मिलने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है तो वो अन्याय ही बन जाता है, एक ऐसा अन्याय जो किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ उस एक प्रोफेसर का नहीं रह जाता, ये सवाल हम सब से है कि कोई भी सिस्टम ये कैसे पक्का कर सकता है कि न्याय सिर्फ हो ही ना, बल्कि हमेशा हमेशा समय पर हो।